हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले समझेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वालों पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, इसका एग्जाम्पल हम नीचे देखते हैं, लिखा हुआ है। पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। इस परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है। प्राप्त पदार्थ अस्थायी होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ अपने प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है। देखिए, दूध से दही जमना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इस परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है और प्राप्त पदार्थ अस्थायी होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब दही से दूध नहीं बन सकती है। अब देखिए कि जो बन रहा है प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न है, तो दूध से पूरा पूर्णतः भिन्न है ना दही। इस कारण से हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। कागज़ का जलना भी हो गया, तो कागज़ जल जाने के बाद कागज़ नहीं ना बन सकती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करना होता है। तो देखिए कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये मिलकर जल बनेगा तो लिक्विड हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि देखिए जल है जो आग को बुझाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हुआ वो ज्वलनशील पदार्थ है। तो दोनों का अलग अलग गुणधर्म है ना। अब देखिए, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने के बाद लाल भूरे रंग का हो जाता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, बिना बुझा हुआ चूना के साथ जल का अभिक्रिया करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना और ऊष्मा निकलती है। ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम 4 तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला, रंग में परिवर्तन। दूसरा, तापमान में परिवर्तन। तीसरा, अवस्था में परिवर्तन। चौथा, गैस का निकलना। ये 4 चीज़ में से कोई एक चीज़ भी आपको दिख रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे रंग में परिवर्तन, लोहे में जंग लग जाना तो रंग में परिवर्तन हो गया। तापमान में परिवर्तन, बिना बुझा हुआ चूना को जल से अभिक्रिया कराने पर बुझा हुआ चूना और ऊष्मा निकलती है तो तापमान में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे थे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हुए और जल जो बना वो लिक्विड हुए, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। और गैस का निकलना, जो अभी एग्जाम्पल को देर पहले देखे थे, हाइड्रोजन का निकलना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। देखिए, यहाँ पर एक क्रियाकलाप का विवरण लिखा हुआ है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखा जा सकता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, एरो के इस तरफ वाला को हम अभिकारक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? इन पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, इस कारण से हम इसे अभिकारक बोलेंगे। और 2 अभिकारक रहेंगे तो इन दोनों के बीच प्लस का साइन देंगे। उसी प्रकार उत्पाद किसे हम बोलेंगे? जो अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम उत्पाद बोलेंगे। अगर हमें उत्पाद एक से अधिक रहेगा तो दोनों उत्पादों के बीच प्लस का निशान देंगे। तीर की सिरा उत्पाद की ओर होता है। देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। इसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। देखिए कि मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का
O2 हो गया, तो 16 दूना 32 हो गया। तो ये दोनों को जोड़ के इधर होना चाहिए बराबर। तो फिर यहाँ पर तो नहीं है, मैग्नीशियम का 24 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो दोनों इधर का जोड़कर बराबर नहीं हो रहा है। तो इसे हम इस समीकरण को क्या बोलेंगे, हम कंकाली रासायनिक समीकरण बोलेंगे। देखिए आगे एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम में कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको हम दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अब देखिए कि इसे हम संतुलित करने में इसे हम यूज करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम को। देखिए रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करें। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। हम सबसे पहले ये सब जितना दिया हुआ इन बॉक्स में बंद कर देंगे और आगे हम ये सब तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में कितना है और उत्पादों में कितना है, ये सब काउंट करके हम एक लिखेंगे। तो देखिए Fe का अभिकारक में कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन का कितना अभिकारक में 2 है, और ऑक्सीजन का 1 है। उसी प्रकार Fe का हम उत्पाद में देखेंगे कितना है, 3 है, हाइड्रोजन का देखेंगे 2 है, और ऑक्सीजन का 4 है। अब देखिए कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे, तो कौन सा है, Fe3O4, और इसमें ऑक्सीजन तत्व को हम चुनते हैं। तो देखिए कि ऑक्सीजन का अभिकारक में कितने थे, 1 है। यहाँ पे ऊपर में देख लीजिए, बैलेंस करने के बाद है, पर यहाँ पर ऊपर झप गया, इस कारण से यहाँ पर लिखा गया। तो अभिकारक में कितना है, 1 है, और यहाँ पर उत्पाद में 4 हैं। तो हमको 4 बनाना है अभिकारक में, तो हम इसे 4 से गुना कर देंगे अभिकारक वाला में, तो हमें ऑक्सीजन का बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 गुना किया हुआ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि हमें 4 बॉक्स के आगे गुना करना, ना कि हमें H2O4 नीचे गुना कर देंगे या इसको होल पूरा बंद करके नीचे यहाँ पर गुना कर सकेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को बदल नहीं सकते हैं। तो हमें जब गुना करना होगा तो बॉक्स के आगे गुना करना होगा। अब देखिए कि अब तो ऑक्सीजन का तो बैलेंस हो गया, अब जो बचा जो Fe और हाइड्रोजन परमाणु बचा, तो किन्हीं एक तत्व को हम चुनकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभिकारक में हम हाइड्रोजन परमाणु का देखते हैं, तो कितना है, 4 2 8 है अभिकारक में, और इधर कितना था, 2 था। तो हमें उत्पाद में 4 से गुना हम कर देंगे तो अभिकारक के बराबर हो जाएंगे ना हाइड्रोजन परमाणु। तो देखिए यहाँ पर 4 से गुना बॉक्स के आगे किया हुआ है। तो अब तो हाइड्रोजन भी हो गए और ऑक्सीजन भी हो गए, अब तो बचे सिर्फ और सिर्फ Fe बचे। तो अब हमें Fe को संतुलित करना है, तो क्या करेंगे अब कि Fe को देखेंगे कि अब अभिकारक में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं। तो Fe अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 3 है, तो हम अभिकारक में 3 से गुना कर देंगे, तो उत्पाद को 3 से बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 से गुना कर दिए तो Fe3 और इधर 3 Fe हो गया, तो हमको बराबर हो गया सब। अब देखिए कि हम यहाँ पर दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर करके देखते हैं कि है कि नहीं। देखिए यहाँ पर Fe3 3 Fe है, तो इधर भी 3 Fe है, इधर हाइड्रोजन 8 है तो हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। तो इसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे, दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहेंगे, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलन करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए कि चरण 7 में अब क्या करना है कि रासायनिक समीकरण को
अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब देखिए कि इस समीकरण में हम Fe को सॉलिड के रूप में यूज किए हैं, तो हमें S लगाना होगा। यहाँ पर H2O तो जल होता है, तो यहाँ पर लिक्विड करना चाहिए, पर यहाँ पर G क्यों किए हैं? क्योंकि H2O के साथ चिन्ह का प्रयोग जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, इस कारण से G लगाया गया। इस कारण से देखिए गैस को हम G से लिख सकते हैं, द्रव को L से और ठोस को S से। जल के रूप में, जल के घोल के रूप में रहेगा तो उसे AQ से कर सकते हैं। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक की आदि को भी तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एटियम, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, तो वहाँ पर एरो के ऊपर सूर्य के प्रकाश लिखा हुआ है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। अब देखिए कि हम पहला प्रकार देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया अक्सर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखिए कि इसको एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना और ऊष्मा निकल रही है। तो देखिए यहाँ इस समीकरण में ऊष्मा निकल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और ये संयोजन हो रही है, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ करते हैं हम? दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का और एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और एक और एग्जाम्पल क्या है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब दूसरा देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं? एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे दो उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया निम्न तीन प्रकार की होती है। पहला देखिए ऊष्मीय वियोजन। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। दूसरा विद्युत अपघटन। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत अपघटन कहलाता है। तो उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। और देखिए प्रकाश अपघटन। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो उसे हम प्रकाश अपघटन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। तो उपयुक्त अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाता है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा
अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया को अक्सर हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब तीसरा हम देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए यहाँ पे सक्रियता श्रेणी दिया हुआ है कि कौन सबसे सक्रिय धातु है, कम सक्रिय धातु कौन सा है। हाइड्रोजन के ऊपर जो है जो सक्रिय धातु है और हाइड्रोजन के नीचे जो है कम सक्रिय धातु है। देखिए कि यहाँ पर जिंक और कॉपर है, तो जिंक और कॉपर में कौन सा ज़्यादा सक्रिय धातु है। तो जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो जिंक ज़्यादा सक्रिय हो गए कॉपर से, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगी और जिंक Zn बना लेगी अपना यौगिक। उसी प्रकार Pb और Cu में कौन सा है, Pb ज़्यादा सक्रिय है, Cu कम है, तो Pb Cu को विस्थापित कर देगी, PbCl2 यौगिक बना लेगी। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे। वो अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कि इस समीकरण में देखिए कि आयनों का आदान प्रदान अभिकारकों में कैसे कैसे हो रहा है। देखिए Ag+ और NO3- में टूटेगा और पोटेशियम क्लोराइड K+Cl- में टूटेगा, तो Ag+Cl- के साथ जुटकर सिल्वर क्लोराइड बना देगा और पोटेशियम और NO3 मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। तो देखिए आयनों के आदान प्रदान से बने ना। अब देखिए कि अगला उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे हम बोलेंगे। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उपचयन हो रहे हैं। अब हम अपचयन का क्या परिभाषा बोल सकते हैं कि पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो देखिए कि यहाँ पर इस समीकरण में देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि अपचयन हो रहा है। अब देखिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे हम कहते हैं। किसी अभिकारक में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिकारकों को अपचयन, उपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इस समीकरण में देखिए कि CO ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। तो देखो अभिकारक में हो रहे हैं ना, एक अभिकारक अपचयित हो रहे हैं और दूसरा उपचयित हो रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए संक्षारण नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम किस तरह से समझेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। अगला विकृतगंधिता। वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयित होकर विकृतगंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। यह घटना विकृतगंधिका कहलाती है। अब इसको हम निम्नलिखित तरीकों से हम रोक सकते हैं। पहला क्या है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। दूसरा, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। तीसरा, खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उपचयन चिप्स का न हो सके। इस तरह से हमारा अध्याय 1 सारा
थ्योरी पूर्ण हुआ। और इसी प्रकार हम अगली वीडियो में इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।